हेलो टू माय डियर स्टूडेंट, SRBSC क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। ये हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। चलिए हम लोग रेजोनेंस के बारे में आज सीखते हैं। क्या होता है रेजोनेंस? रेजोनेंस को हम लोग हिंदी में अनुनाद कहते हैं। अब ये हम लोगों को ये भी तो मालूम होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या होता है, तो हम लोग इसके बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं। रेजोनेंस कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी हम सभी प्रॉपर्टीज को केवल उनकी एक स्ट्रक्चर्स के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक से अधिक स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता होती है। जैसे चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे पास ये बेंजीन है। आप सभी को ये बेंजीन की स्ट्रक्चर तो अच्छे से मालूम होगी। ये हमारे पास बेंजीन है। यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर ये कॉर्नर्स दिखाए हैं, इनका मतलब क्या होता है बेंजीन में? ये हमारे क्या है? कार्बन्स हैं, जो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ मेंशन किए हैं। और जो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाए हैं, ये हमारे अल्टरनेट में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो यहाँ पर जो हमारी जो बेंजीन है, यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाई है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बेंजीन की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। अब कैसे हम लोग देखेंगे इसे? आप लोग देखिए कि जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की जो मेन प्रॉपर्टी होती है कि वो एडिशन रिएक्शन देते हैं। जनरली क्या है कि जो हमारी बेंजीन है ये एडिशन रिएक्शन ना देकर ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी ये जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इसकी जो एक स्ट्रक्चर है ये हमारी बेंजीन की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करती। इसके लिए हमें यहाँ पर इसकी एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी मालूम होनी चाहिए, जो हम लोग इन्हें इस टाइप से हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसे देखिए, यहाँ पर जो बॉन्ड हम लोगों ने दिखाए हैं इन्हें हम लोग डीलोकलाइज कर देंगे तो ये बॉन्ड हमारे इस टाइप से आ जाते हैं। जैसे देखिए ये हो गए। तो यहाँ पर जो बेंजीन है इनमें जो डबल बॉन्ड है ये हमारे क्या हो रहे हैं? डीलोकलाइज हो रहे हैं। मीन्स एक ही जगह पर यहाँ पर ये हमारे स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी हम सभी प्रॉपर्टीज को केवल उनकी एक स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रेजोनेंस के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग जो मैं अभी यहाँ पर बोलूँगा आप लोग नोट करते जाइए। साथ में आपके पास PDF भी उपलब्ध रहेगी, आप लोग उससे भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रेजोनेंस है उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। कुछ मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूल्स की सभी प्रॉपर्टीज को केवल एक लुईस स्ट्रक्चर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक से अधिक लुईस स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर हम लोग रेजोनेंस को डिफाइन कर रहे हैं। रेजोनेंस एक केमिकल स्पीशीज की हाइपोथेटिकल स्टेट है। हाइपोथेटिकल मीन्स आप लोगों को सभी को मालूम है, हाइपोथेटिकल मीन्स काल्पनिक। ये हमारी ये क्या है? काल्पनिक स्टेज है, जिसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स को 2 और मोर स्ट्रक्चर्स के द्वारा हाइपोथेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स हम जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उन्हें हम हाइपोथेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स ऐसा हम लोग यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिनमें केवल इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर होता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स सेम रहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी जितनी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगी उनमें केवल इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं वो हमारे सेम रहेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो ये कार्बन हम लोगों ने यहाँ पर अभी हमने बताए थे कि जितने कॉर्नर्स हैं वो सभी हमारे क्या हैं? कार्बन्स हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर में देखेंगे तो जैसे कार्बन यहाँ पर है, बिल्कुल सेम कार्बन हमारे यहाँ पर भी रहेंगे। और हमें मालूम है कि जो हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर है उसमें सभी कार्बन पर एक एक क्या जुड़ा हुआ है? हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, जैसा यहाँ पर हमने यहाँ पर दिखा भी दिया। देखिए सभी में एक एक हाइड्रोजन है। तो अगर हम इनकी जो दूसरी स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें भी हमें सेम यही सिचुएशन दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर भी क्या होगा? एक एक हाइड्रोजन यहाँ सभी कॉर्नर्स पे जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर इनका कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स का अरेंजमेंट है, जैसा हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर में है वैसा ही हमारा सेम सेकंड स्ट्रक्चर में है। ठीक है। और यहाँ पर जो यहाँ चेंज हो रहा है वो केवल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो रहा है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो रहा है। यहाँ पर देखिए कि जो डबल बॉन्ड हमारे अल्टरनेट में यहाँ से हम लोगों ने दिखाए थे,
यहाँ पर इनकी पोजीशंस क्या हो गई, थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमारे डबल बॉन्ड अल्टरनेट में यहाँ से दिखाए हैं वो यहाँ से शिफ्ट होकर इन पोजीशंस पर आ गए हैं। आप लोगों को एक चीज और मालूम होगी कि जो हमारी ये बेंजीन है इनमें जो सभी कार्बन्स हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये तो मालूम होगा। हाइब्रिडाइजेशन सभी को निकालना भी आता होगा, अगर नहीं आता है तो फिर मैं भी इसमें जो आगे की क्लासेस होंगी इसमें जब हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो मैं निकालना बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बेंजीन के सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। क्या रहेगा, sp2, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि जो ये कार्बन है इसमें यहाँ पर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है और यहाँ पर क्या है, एक पाई बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग केवल किसे काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं और जब हमारे किसी कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 हो जाएगा। अगर हमारे में 4 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड हो रहे हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 हो जाएगा। और अगर हमारे किसी कार्बन से केवल 2 सिग्मा, जो हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हम जब हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा और आप लोगों को मॉलिक्यूल में केवल क्या करना है, एटम को देखना है और हाइब्रिडाइजेशन को आसानी से बता सकते हैं, जो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे यहाँ दिखाया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग मॉलिक्यूल की इन स्ट्रक्चर्स को, जो हम लोगों ने अभी ये बनाई हुई हैं, को रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म या कह सकते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, तथा इस घटना को या जो फिनोमेना हो रही है उसको हम लोग रेजोनेंस कहेंगे। ठीक है, आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, रेजोनेंस से मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। अब आपको ये भी अच्छा टॉपिक है, अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर एक मॉलिक्यूल है उसकी 2 स्ट्रक्चर है, दूसरा मॉलिक्यूल है उसकी 3 या 4 स्ट्रक्चर है, तो वो मॉलिक्यूल हमारा ज्यादा स्टेबल होगा जिसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी। जितनी ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। हम लोग इसे नोट भी रखेंगे, नोट भी करेंगे। ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रेटर विल बी दी स्टेबिलिटी। मींस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा कब होगी, जब मॉलिक्यूल में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगी। अब यहाँ पर देखिए, रेजोनेंस से मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। रेजोनेंस को कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच डबल हेडेड एरो के द्वारा इंडिकेट करते हैं। मतलब जो हमने यहाँ पर एरो बनाया वो हमारा कैसा रहेगा, डबल हेडेड। मींस जो हमारा एरो रहेगा वो दोनों डायरेक्शन में रहेगा। मींस जैसे हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ है कि ये स्ट्रक्चर और इसके साथ में ये स्ट्रक्चर दी है, ये हमारी सिमिलर स्ट्रक्चर है, इनमें कोई भी चेंज नहीं है, किसी भी चीज में इनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये हमारी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब यहाँ पर देखिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाने के कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान देने हैं, जिनके बेसिस पर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, केवल वे ही स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकती हैं जो फॉलोइंग रूल्स को ओबे करेंगी। मींस जो रूल्स हैं उन्हें हमें बहुत अच्छे से समझना है कि जो रूल्स हैं उन्हें हम फॉलो कराएंगे और उन्हीं रूल्स के द्वारा हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट दिया है, सभी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में एटम्स की पोजीशन सेम होनी चाहिए, उनमें केवल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अंतर होना चाहिए। मतलब जो हमारे एटम्स हैं उनकी पोजीशन सेम होगी, केवल इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में अंतर हो सकता है या होना चाहिए। जैसे हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड को ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो हमारी SO3 है उसे यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा सल्फर है ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ी है, तो यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी रहती है, 6 होती है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ सल्फर से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया और जो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिए, मतलब 2 लोन पेयर हो गए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो जो हमारे
ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन्हें जैसे हैं उन्हें वैसे ही हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोगों ने यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। यहाँ देखिए यहाँ पर भी हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देते हैं। आपको ये भी ध्यान देना है, ये बिंदियां नहीं है या बिंदियां अपनी मर्जी से नहीं लगा रहे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर मोस्ट शेल के हैं, उन्हें हमें ध्यान से देख कर लगाना है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं है, तो हमने ऑक्सीजन के जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है वो यहाँ पर दिखा दिए हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाए गए हैं। अगर हम यहाँ पर इन्हें रेजोनेंस की फॉर्म में दिखाएंगे तो हमने बोले देखो डबल हेडेड एरो लगा दिया। अब हम यहाँ पर रेजोनेंस दिखा देंगे। देखिए एस ओ, यहाँ पर डबल बॉन्ड हम यहाँ दिखा देते हैं इसे, और ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ऑक्सीजन लगा दिया। अब यहाँ देखिए ये हमारे लोन पेयर हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 लोन पेयर हो गए, और यहाँ पर हमारे 3 लोन पेयर मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा दिया। अब हमारे क्या होगा, जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ दिखा दिया इस पोजीशन पे। अब हम लोग एक बार क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को इस पोजीशन पे दिखा देंगे, तो हमारी ये 3 स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी। ये हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ, ऑक्सीजन। यहाँ पर भी हमारे क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन मीन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फिर से देखिए एक बार दिया है, सभी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में एटम्स की पोजीशन सेम होनी चाहिए। मतलब जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन सेम है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो सल्फर के साथ ऑक्सीजन है जैसे यहाँ पर अटैच है, सेम वहां पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एक सल्फर इसमें भी है, एक सल्फर इसमें भी है। यहाँ पर देखिए एक सल्फर के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर में देखिए कि सल्फर 2 ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी हुई है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी है, और थर्ड स्ट्रक्चर में भी ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन है उनमें अंतर हो रहा है, जैसा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला गया। आपको ये चीज ध्यान देनी है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि एटम्स की पोजीशन क्या हो रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में अंतर हो सकता है। सेकंड हमारा पॉइंट दिया है, सभी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड मींस क्या रहेगा, जिनका पेयर ना हो। यहाँ पर देखिए हमारे में ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो सभी में सेम सिचुएशन होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सभी में क्या है, सेम, क्योंकि अनपेयर्ड है ही नहीं किसी में, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको ये पॉइंट भी अच्छे से ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सभी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की एनर्जी लगभग समान होनी चाहिए, क्योंकि रेजोनेंस में जितनी भी स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो सभी हमारी कैसी होती हैं, सेम एनर्जी की हो जाती हैं। तो हमारे में ये पॉइंट दिया है कि जो हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एनर्जी लगभग समान होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है, सभी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर तथा पॉजिटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर प्रेजेंट होना चाहिए। आपको ये चीज ध्यान देनी है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है HF का। आपको पहले से मालूम होगा
H और F में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? फ्लोरीन की ज्यादा होगी। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा कौन सा है? फ्लोरीन। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपको ध्यान भी रखना है कि पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। सिंपली हम लोग देखते हैं, चलो हम कुछ एलिमेंट्स को देख लेते हैं अभी से। नाइट्रोजन जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या होगी? ऑक्सीजन से कम होती है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी क्या है? फ्लोरीन से कम होती है। आपको ये पॉइंट ध्यान दे रखना है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट में यूज होगी, तो ये ध्यान देना है आपको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया है हमारा HF जो हमारा हाइड्रोजन फ्लोराइड है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम लोग एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बना देते हैं और बाकी हमारे कितने हुए? हमारे फ्लोरीन में अभी 6 इलेक्ट्रॉन और है, तो वो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। यहाँ पर हमने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो यहाँ पर जो दिखाया है वो क्या दिखा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। और 6 इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लोरीन पर प्रेजेंट है। ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड स्ट्रक्चर में दिखा रहे हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो फ्लोरीन है यहाँ पर हम सारे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन पर दिखा देते हैं। टोटल यहाँ देखिए 2 to 4 to 6 और 2 8, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दिया। तो हमारा जो फ्लोरीन होगा उस पर निगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ देखिए जो हाइड्रोजन है उस पर पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन पर निगेटिव चार्ज। और हमने यहाँ पर इस रूल में पढ़ा है कि जो निगेटिव चार्ज है वो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज भी है। तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो भी हमारी क्या हो गई? करेक्ट है हमारी। अगर हम इस स्ट्रक्चर को इस टाइप से दिखा दें कि H पर निगेटिव लगा दिया और हमने यहाँ पर फ्लोरीन को क्या दिखा दें? पॉजिटिव दिखा दें। यहाँ पर हम लोगों ने कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिए? 2 to 4 to 6 to 8 और यहाँ पर हमने फ्लोरीन पर लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। याद रखना आप लोग कि अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा, या हमारा कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। स्टेबल कब रहेगा? जब किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कंडीशन हमारी कैसी रहेगी? स्टेबल रहेगी। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है ये हमारी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा जो हम लोग रेजोनेंस में देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं, पॉइंट को देखिए। हमारा फिफ्थ पॉइंट दिया है कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में समान चार्ज एडजेसेंट एटम पर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। समान चार्ज मतलब सेम चार्ज, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो हमारे क्या हो? एडजेसेंट एटम पर मतलब पास वाले एटम पर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। जबकि अनलाइक चार्ज ज्यादा दूर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब जो हमारे अनलाइक चार्ज मींस पॉजिटिव निगेटिव है ये हमारे ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं होने चाहिए। अगर ये पास पास है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर ये दूर हो गए तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। N है।
चलिए ये देखिए स्ट्रक्चर्स जो हम लोगों ने यहाँ पर दिखाई है, ये हमारी नाइट्रस ऑक्साइड मतलब क्या दिया है, N2O को रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजन है यहाँ पर निगेटिव चार्ज और जो एडजेसेंट पोजीशन पर नाइट्रोजन है इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखिए निगेटिव पॉजिटिव। जब हमारे में जो क्या होगा, अनलाइक चार्ज मतलब एक निगेटिव एक पॉजिटिव अगर पास पास है तो ये स्ट्रक्चर हमारी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। यहाँ पर जैसा दिखाया हुआ है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, देखिए कि जो नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, 5। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इन्होंने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली और यहाँ पर एक माइनस चार्ज है, इसलिए यहाँ पर 2 लोन पेयर हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का अभी सेम केस हम लोगों ने पढ़ा भी है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 6 होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर क्या कर ली, शेयरिंग कर ली, तो हमारे पास 2 लोन पेयर बचे, मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए जो हमारा नाइट्रोजन है इस पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, तो ये भी स्ट्रक्चर हमारी क्या हो गई, करेक्ट हो गई, क्योंकि हमारे जो अनलाइक चार्ज है वो हमारी एडजेसेंट पोजीशन पर हैं। लेकिन जो हमारी यहाँ देखिए थर्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और यहाँ ऑक्सीजन पर भी पॉजिटिव चार्ज है, मींस हमारे जो सिमिलर चार्ज हैं वो एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पर आ गए। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी थर्ड स्ट्रक्चर है वो हमारी रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है ये हमें यही बता रहा है कि जो हमारे अनलाइक चार्ज है वो हमारे पास पास होने चाहिए और जो हमारे सिमिलर चार्ज है वो हमारे क्या होने चाहिए, एडजेसेंट पोजीशन पर पॉसिबल नहीं होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें दिया है रेजोनेंस हाइब्रिड, मींस जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए एक्चुअल स्ट्रक्चर 2 लुईस स्ट्रक्चर के बीच इंटरमीडिएट होती है जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। मतलब जो 2 लुईस स्ट्रक्चर या 2 से ज़्यादा भी लुईस स्ट्रक्चर हैं तो उनके बीच की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी वो हमारी रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाती है। और रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा जो जितनी भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसा हम लोग यहाँ पर चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारे पास हम लोग बेंजीन को फिर से दिखा रहे हैं। ये हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इसकी एक हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। हमने बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन करा दिया, देखिए। और यहाँ पर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम एक इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड के द्वारा इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए आप सभी ने ये इस चीज को देखा भी होगा कि बेंजीन है, हम लोग उसमें सर्किल बना देते हैं। तो यहाँ पर ये सर्किल नहीं है, जैसे बेंजीन है यहाँ पर हमने क्या किया, लिया और इसे बनाया और सर्किल बना दिया। तो यहाँ पर ये सर्किल नहीं, ये क्या दिखा रहा है हम लोगों को, ये हमें बॉन्ड्स का डीलोकलाइजेशन दिखा रहा है कि बॉन्ड हमारे डीलोकलाइज हो रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसे लाइन रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में बनाते हैं, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख देते हैं। इसे बनाना थोड़ा सा क्या होता है, इजी होता है और टाइम भी कम लगता है, इसलिए हम लोग ऐसे बना देते हैं। लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि जो ये बेंजीन है इसमें जो सर्किल बनाया हुआ है ये क्या है, हमारे अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है जो डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो ये हम लोग ऐसे दिखा देंगे इन्हें डॉटेड में ऐसे। ये हमारा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो हमारी कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तुलना में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और स्टेबल होने का इसका कारण क्या है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर किसी स्ट्रक्चर की या किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी लो है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी लो हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पर देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी किसी भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से लो होती है, जैसा हमने यहाँ पर अभी आपको बताया हुआ है। रेजोनेंस हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अधिक स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलिए कुछ हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं जो हम लोग रेजोनेंस को एक्सप्लेन करेंगे इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। चलिए हम लोग देखते हैं।
पहला हमारा एग्जाम्पल दिया है कार्बोनेट का, कार्बोनेट आयन का, CO3 2 नेगेटिव। यहां पर देखिए हम लोग स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखिए ये हमारी CO3 2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर है। यहां पर एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से और 2 ऑक्सीजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ी रहेंगी। इन पर हमारा चार्ज रहेगा नेगेटिव, मतलब 2 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और एक हमारी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी रहेगी। हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमें मालूम है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ने कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली, तो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 लोन पेयर। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बॉन्ड है इन्हें हम डिलोकलाइज करा देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्ट्रक्चर्स को बनाते चले जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव कर लगा दिया, इस पर नेगेटिव लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और बाकी इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐसे ही काउंट करके लिख देंगे। देखिए यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो जाएंगे। यहाँ पर भी हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन्स को बना देते हैं और यहाँ पर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और बची है, हम लोग इसे भी बना देते हैं अभी। यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा दें। डबल बॉन्ड है, उस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर और जिन पर माइनस का चार्ज है उन पर कितना रहेगा, 3 लोन पेयर रहेंगे। 1 2 4 5 6। यहाँ पर भी ऐसे लगा देते हैं 2 2 4 और यहाँ पर दिखा दें 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर बॉन्ड बना लिया और सेम टाइम क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी तो हमारी कितनी रहती है, 4 होती है। यहाँ पर जब ये नेगेटिव चार्ज हमारा बॉन्ड बनाएगा, सेम टाइम क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का चार्ज आ गया जैसा यहाँ दिखाया। अब हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पर क्या दिखा, मतलब हमने यहाँ से दिखाना था, ये यहाँ से दिखा दें, यहाँ वाला पहले ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो हमारा ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ दिखाएंगे कि ये नेगेटिव चार्ज हमारा बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और ये बॉन्ड हमारा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का क्या देख रहे हैं, डीलोकलाइजेशन, जो हम लोग रेजोनेंस में यहाँ पर दिखा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो बेंजीन का फिर से दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम बेंजीन की कुछ और स्ट्रक्चर्स को भी दिखाएंगे। यहाँ देखिए ये बेंजीन है हमारी, अभी हम लोगों ने इसकी स्ट्रक्चर्स को पढ़ा भी है। देखिए ये एक स्ट्रक्चर हो गई, यहाँ पर इसकी ये सेकंड वाली स्ट्रक्चर है। बॉन्ड को डीलोकलाइज कर दें। जो हमारी ये स्ट्रक्चर है बेंजीन की, ये हमारी कौन सी स्ट्रक्चर कहलाती है, केकुले स्ट्रक्चर, केकुले स्ट्रक्चर। अब केकुले के साथ में बेंजीन की और भी स्ट्रक्चर्स हैं। कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो डेवार स्ट्रक्चर, जिन्हें हम लोग इस टाइप से दिखा सकते हैं। देखिए ये भी हमारी बेंजीन की स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कौन सी है, हमारी डेवार स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पर बॉन्ड को ऐसे दिखा दो और लास्ट स्ट्रक्चर हमारी इस टाइप से होगी।
ठीक है, ये हमारी क्या है, टेवार स्ट्रक्चर, टेवार स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पर हमें करना क्या है, आप सिंपल सा ये देखिए कि हमने ये जो बेंजीन रिंग बनाई है, इसमें हमने यहाँ पर ये बॉन्ड्स दिखाए हैं। अब हम लोग इन्हें क्या करेंगे, इन्हें थोड़ा सा रोटेट करते जाए। देखिए यहाँ पर इसे रोटेट किया, ये स्ट्रक्चर आ गई, इसे हमने रोटेट किया तो ये वाली स्ट्रक्चर आ गई। लेकिन यहाँ पर रोटेशन नहीं, यहाँ बॉन्ड को का डीलोकलाइजेशन दिखाया। आप अपने हिसाब से ये समझ सकते हैं कि हमने थोड़ी सी स्ट्रक्चर को रोटेट किया और ये हमारी स्ट्रक्चर्स बनती गई। ठीक है, तो ये हमारे रेजोनेंस के एग्जाम्पल थे। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक इसमें बचा हुआ है वो हमारा है रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, अब देखिए रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी तथा मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी के डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। मींस जो रेजोनेंस हाइब्रिड अभी हम लोगों ने पढ़ा, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और कोई भी एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ले लें, उनकी एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा उसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। चलिए हम लोग एक डायग्राम के द्वारा रेजोनेंस एनर्जी को थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया हुआ है रेजोनेंस के लिए, मतलब रेजोनेंस एनर्जी के लिए। यहां पर हमारा ये एनर्जी को मेंशन किया हुआ है। एनर्जी मींस जो एनर्जी है वो ऊपर की साइड में क्या है, इंक्रीज हो रही है, और ये दिया रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया 1, 2 और 3। ये हमारी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या हम इन्हें क्या कह सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं, जो हमारी यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिखाई गई है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी रेजोनेंस एनर्जी वो क्या होगी, कोई भी हमारी जो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और जो हमारी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनकी बीच की जो एनर्जी का जो डिफरेंस रहेगा वो हमारी क्या कहलाएगी, रेजोनेटिंग एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने नोट करके दिखाया है, रेजोनेंस एनर्जी जितनी अधिक होगी मॉलिक्यूल उतना ही अधिक स्टेबल होगा। मींस यहाँ पर यह दिखाया है कि रेजोनेंस एनर्जी जिसकी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और जो सेकंड पॉइंट दिया है कि नियरली सेम एनर्जी की कैनोनिकल फॉर्म की संख्या जितनी अधिक होगी मॉलिक्यूल उतना अधिक होगा। मींस क्या कहा है कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म की संख्या ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे हम लोग एक सिंपल सा एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए, केवल एक हम लोग दिखा रहे हैं बेंजाइल कार्बोकैटायन। यहां पर देखिए हम लोग बेंजाइल कार्बोकैटायन को दिखा रहे हैं। और एक हम लोगों ने लिया एलाइल कार्बोकैटायन। अगर हम कहें कि एलाइल और बेंजाइल में कौन ज्यादा स्टेबल है तो हम लोग केवल क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ पर भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहाँ पर भी देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। लेकिन बेंजाइल में हमारे डबल बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, यहाँ पर डबल बॉन्ड 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी स्ट्रक्चर बना के देख लेंगे। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं। इनमें जो हमारा बेंजाइल कार्बोकैटायन है इनकी हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो जो शेयरिंग वो पाई बॉन्ड है वो ऊपर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हमारा ऐसे CH2 हो जाएगा डबल बॉन्ड के साथ, और जहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से ही है। अब ये देखिए जो हमारा पाई बॉन्ड है फिर से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की ओर डीलोकलाइज होगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि जो हमारा ये पाई बॉन्ड है वो हमारा पॉजिटिव की साइड में क्यों डीलोकलाइज हो रहा है, तो आपको ध्यान देना है ये हमारा पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, माइनस का। तो जो माइनस है
वो किसकी साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब किसकी साइड में मूव करेगा, पॉजिटिव की साइड में। और जैसे ये पॉजिटिव की साइड में मूव करेगा, यहाँ पर देखिए ये बैक पोजीशन है, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव की मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी तो इस पोजीशन पर हमारा कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव। बाकी जो जैसा बना है उसे हम लोग वैसे ही बना देंगे। यहाँ पर देखिए CH2, फिर देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये फिर से क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा हमारा, इस कॉर्नर पर, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसे दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा बेंजीन कार्बोनियम आयन है, बेंजीन कार्बोकेटायन है, इनके हमारे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल गए हमें। अगर हम लोग जो हमारा एलाइल है इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को दिखाते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड है, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन पे हमारा कैसा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव। देखिए यहाँ हो गया हमारा CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग यहाँ देखिए कि यहाँ पर इस कार्बन पर हमारा चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। इसके बाद यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पर हमारी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रही है और यहाँ पर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी मिल रही है, एक, केवल यहाँ पर 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बेंजीन कार्बोनियम आयन और एलिल कार्बोनियम आयन में कौन सा जो कार्बोनियम आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम लोगों को मालूम है कि जो हमारा बेंजीन कार्बोनियम आयन है वो एलिल के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ाया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी कुछ समझ में आया हो या कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे पास इन मतलब जो डाउट्स हैं उन्हें आप भेज सकते हैं, मैं उन डाउट्स को भी आपको क्लियर करा दूंगा। और कोई भी टॉपिक में कुछ भी ना समझ में आया तो उसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाई चांस ये हो सकता है कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप उसको उस हिसाब से नहीं समझ पा रहे हैं और आपको उसमें कंफ्यूजन बनी रह रही है, तो आप हमें एक बार बताएंगे कि हमें सर ये पॉइंट यहाँ पर समझ में नहीं आया, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बिल्कुल कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए बैठे हैं, हम बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं मतलब फील कराएंगे कि आपने क्वेश्चन पूछा मैंने आपको सुना दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको वो पॉइंट भी समझ में आ जाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।